हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आपकी बुक के हिसाब से, टीएस गरेवाल के हिसाब से 4th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर अगर आप कर चुके हो तो इसमें ज्यादा कुछ नया बताने के लिए है नहीं, क्योंकि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली, वन इज कैश बेसिस एंड द अदर इज एक्रूअल बेसिस। यहां तक कैश बेसिस का सवाल है, हर ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश का लेन देन होगा, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैश, यानी कि रिसीट तब मानी जाएगी जब कैश मिलेगा, एक्सपेंस तब माना जाएगा जब कैश पे होगा। देखा जाए तो बहुत आसान है। आज भी दुनिया भर के ऐसे बिजनेस है इंडिया में जो छोटे हैं और वहां पे मेनली ट्रांजैक्शन कैश से ही होती है। तो ऐसे में अगर आप अकाउंटिंग का अपना सिस्टम कैश बेसिस ही रखते हैं तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल एंड दैट्स क्वाइट गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल, जैसा मैंने असाइनमेंट आपको बनाया एक तरह से। तो मैं ये आपको पहले बता चुका हूं कि दो सिस्टम है अकाउंटिंग के, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। दोनों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्रूअल का मतलब एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग होगी, चाहे कैश मिले या ना मिले, है ना। एक्रूअल अजम्पशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। खैर, तो इस चैप्टर के अंदर ये एक तरह से कंसेप्ट हमारे रिपीट ही हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी जब कैश रिसीव हो जाएगा तो हम रेवेन्यू को कंसीडर कर लेंगे, चाहे हमारी वो डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। आप बोलोगे कि सर आपने पहले पढ़ाया था कुछ और आज पढ़ा रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे ना लें, जब मैंने एक्रूअल अजम्पशन पढ़ाई तब तो नेचुरली मैं एक्रूअल के हिसाब से समझाऊंगा ना। उस वक्त मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी समझाया था, और तब मैंने बोला था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई, अगर कोई सेल कंप्लीट हो गई तो हम रेवेन्यू को कंसीडर कर लेंगे, चाहे पैसा आया या नहीं आया। बट वो एक्रूअल अजम्पशन थी, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था। आज मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। अगर कोई अकाउंटेंट, अगर कोई कंपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है तो फिर ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने बोला। फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब पैसा मिलेगा, यानी सेल हो गई, अगर पैसा 15 दिन बाद आएगा तो अकाउंटिंग एंट्री 15 दिन बाद ही होगी। इसी तरह से अगर एडवांस में पैसे आ गए हैं तो हम एक तरह से उसको सेल कंसीडर कर लेंगे। यहां पर ऐसे ही है, ऐसे ही खर्चा है, खर्चे का सपोज बिल आ गया तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, जिस दिन पे करेंगे पेमेंट, क्योंकि है ही ना कैश बेसिस है तो उसी बेस पर ही चलेंगे। और अगर हमने एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया तो उसको कंसीडर कर लेंगे, पहले से ही कर लेंगे, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यही है कि जिस दिन कैश पेमेंट होगी उसी दिन सब कुछ करना है। जिस दिन कैश आएगा या जाएगा, एवरी ट्रांजेक्शन नहीं देखा जाए तो बस इसमें एक कैश अकाउंट ही मेन है, बस वही बनाना है। और कितना सिंपल है, कितना आया कितना गया, जो बैलेंस है वो आपका एक तरह से डीम्ड प्रॉफिट कह लो या कुछ भी, तो सिंपल हो गया ना। जो कैश आ रहा है उसको आप कंसिडर करो, जो जा रहा है उसको कंसिडर करो, बाकी की चीजें है ही नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हो गया एक तरह से। सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड। जब खर्चा आपने पे कर दिया तो आप उसको कंसिडर कर लो। हम इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई फंडा नहीं लगाते। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, सपोज हमने सैलरी नहीं दी तो अकाउंटिंग नहीं करी। कोई बिजली का बिल आ गया, पे नहीं किया, रेंट है पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, नहीं करेंगे कंसीडर। ऐसे प्रीपेड को कंसीडर करेंगे। आप कहोगे सर आपने लिखा प्रीपेड, बट उसको हम प्रीपेड नहीं मानेंगे ना। सपोज मैंने 3 महीने का रेंट दे दिया एडवांस में, तो मैं पूरा 3 महीने की अकाउंटिंग कर दूंगा, बात खत्म। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, जो गया वो खर्चा, जो आया वो इनकम। मोटा मोटा देखा जाए तो काफी हद तक इस तरह से चलता है, और ये प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। इसलिए स्मॉलेस्ट या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ही ये सूट करता है, अदरवाइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलता। आपकी बुक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं सिखाएगी आपको बहुत ज्यादा। एक्रूअल सिस्टम जो अगली हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में जब भी हम पहुंचते हैं उस पर, तो वो है रेलेवेंट। जो एक्रूअल सिस्टम है, जो मेनली हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के चैप्टर में भी पढ़ा और इस चैप्टर में भी दोबारा से बताऊंगा। इसी तरह से हम इनकम की बात करें तो अगर इनकम कोई एडवांस में आ गई है तो हम उसको एडवांस नहीं ट्रीट करते, हम इनकम ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नहीं लेते, जब रिसीव हो गई कैश बेसिस पे आ गई तो अकाउंटिंग तो करेंगे, लेकिन एज सच हम उसको अलग से कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं देते। आ गई तो आ गई इनकम, एडवांस में आ गई तो भी ठीक है। और एक्रूड इनकम को ऐसा हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कोई इनकम हमने कमा ली लेकिन अभी मिली नहीं, है ना। जैसे हमने बैंक में एफडी कराई थी, इंटरेस्ट एक्रू हो गया, इंटरेस्ट जनरेट हो गया लेकिन मिला नहीं, वी विल नॉट कंसिडर। कोई भी इनकम हमारी जनरेट हो गई, मिली नहीं, वी विल नॉट कंसिडर।
इनकम जब मिल जाएगी, इनकम विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रिसीव्ड, दैट इज द कंसेप्ट। अगर मैं इसको देखूं कौन लोग इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, तो स्कूल्स कर सकते हैं, क्लब्स कर सकते हैं, कोई भी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम एनजीओज भी कहते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स हो गए जो छोटे मोटे हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इसको यूज करना। मतलब है सिंपल, लेकिन उसमें फिर सही मायने में प्रॉफिट लॉस का पता ना चलेगा। सो एडवांटेजेस में सिंपल है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इन द सेंस कि हर चीज जो आ रही है जा रही है उसको वेरीफाई करना भी आसान है, फिर ना कोई डेप्रिसिएशन, ना कोई और एडजस्टमेंट, प्रोविजन, कुछ नहीं, सिंपल है। सो नो, इसमें कोई जजमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा, इट विल बी अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ए थिंग एंड इट इज सुटेबल वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर इन कैश, राइट। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश में है, उनको ये सूट करेगा। सो आई थिंक this is all very simple to discuss. Now in the next video we'll discuss some disadvantages, and there is one illustration in the book. We will solve that. Thank you.